नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से डी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 38 को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों आज का जो 38वां भाग है इस टेस्ट सीरीज के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज के इस भाग में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के उन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आरओ की परीक्षा हुई है 2016 का री एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है। आपको पता होगा आरओ 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 20 सितंबर के दिन, तो 20 सितंबर के दिन जो आरओ की परीक्षा में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आपको आज का जो टेस्ट है बिल्कुल ध्यान से लगाना है तथा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने इन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों में से कितना सही किया है। तो आज के सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आज के इस जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन है इसमें आपने कितना सही किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा निम्नलिखित में से किस पे लागू होती है। तो जो चंद्रशेखर सीमा है यह किस पर लागू होती है, तो यह तारों पर लागू होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तारों पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो यह जो गुफाएं आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश के रायसेन में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। तो आंसर जो आपका सी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसमें जो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यह ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आपको जलवाष्प हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस, जलवाष्प की ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आपका मेथेन हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस। तो ये सभी जो गैस है ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैस। अगला इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो पहिए थे वे किस चीज़ के बनाए गए थे। तो सबसे पहले जो पहियों का निर्माण था यह किया गया था लकड़ी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी से जो है सबसे पहले पहिए बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो 65 वर्ष है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 ईयर्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कण में आवेश सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव आवेश किस में आपको मिलेगा, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन में आपका नेगेटिव आवेश होता है। तो आपको पता रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत निम्न में से कौन सा भाग जो है संघ शासित, मतलब कौन सा भाग जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का जो भाग है आपका भाग 8, यानी कि जो पार्ट संविधान का हमारे संविधान का जो भाग 8 है यह किससे संबंधित है, तो यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं हमारे संविधान का जो भाग 2 यह किससे संबंधित है, तो नागरिकता से। किससे, तो नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग, तो भाग 2 जो है हमारा संविधान का यह नागरिकता से संबंधित है। इसे आपको याद रखना था। भाग 9A किससे संबंधित है, तो जो भाग 9A है यह किससे संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है। किससे, तो भाग 9A जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। अगर सिर्फ भाग 9 पूछ लिए तो भाग 9 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और भाग 15 किससे संबंधित है, तो नगर मतलब निर्वाचन आयोग से। किससे, तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाग 15। तो आपको सब कुछ याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ 8वां प्रश्न यह आरओ की परीक्षा में पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है, तथा भाग 8 आपका जो है यह किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तथा भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 9 आपका जो है यह मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित है। और भाग 9A जो है 9 पार्ट जो हमारा पार्ट 9A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो पार्ट 9A है यह किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपका नगर पालिका से। तो सब कुछ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वांगला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है वांगला महोत्सव। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है।
तो निम्न में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है? मतलब जो लौह धातु होती है, जो आयरन ओर होता है, जो आयरन होता है, उसका क्षय होने के लिए कौन सी मतलब चीज़ इसमें से जिम्मेदार है, मतलब आवश्यक है? तो लौह धातु को क्षय करने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन और नमी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, लौह धातु के क्षयकरण में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग हम करते हैं? तो सोनार का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनार, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, यानी कि रामसर सम्मेलन? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से यानी कि वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है आपका रामसर कन्वेंशन। तथा प्रतिवर्ष जो आर्द्र भूमि दिवस है, वेटलैंड डे, यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना, प्रतिवर्ष जो वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तथा आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था ईरान के शहर रामसर में। तो इसे आप याद रखिएगा, ईरान का एक शहर है रामसर, यहीं पर रामसर कन्वेंशन किया गया था वेटलैंड को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो लाठी क्लब था, इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाभारत। तो राइट आंसर है आपका महाभारत, यानी कि ऑप्शन बी। कमेंट बॉक्स में आप क्या बता सकते हैं कि रजनामा का जो फारसी में अनुवाद है, मतलब जो महाभारत का फारसी में अनुवाद था रजनामा के रूप में, किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महाभारत का जो है फारसी में जो अनुवाद है रजनामा के रूप में किसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कब लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो चौसा का युद्ध था, यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तो आपको याद रखना है। वहीं 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1540 में, जिसको हम कहते हैं अगेन, यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह अगेन लड़ा गया था किसके मध्य? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें अगेन हुमायूं की पराजय हुई थी। तो 2 लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ी गई, जो इंपॉर्टेंट थी। पहले लड़ाई लड़ी गई थी 1539 ईस्वी में, जिसको नाम दिया गया था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। और दूसरी एक और लड़ाई लड़ी गई थी, जिसका नाम था कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई, जो 1540 में हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें भी हुमायूं की पराजय हुई थी। तो आपको याद रखना है। तथा खानवा का जो युद्ध था, यह 1547 में हुआ, 27 में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। जो खानवा का युद्ध था, यह 1527 में, मतलब 1527 में जो है खानवा का युद्ध किसका? तो खानवा का जो युद्ध था यह 1527 में हुआ था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे मिला? तो पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की जो उत्पत्ति है निम्नलिखित में से किस पवनों के द्वारा होती है? मतलब भारत में जो मानसून से वर्षा होती है, मतलब भारत में जो मानसून आता है, किस प्रकार की पवनों से भारत में आता है? तो साउथ वेस्ट मानसून आपको याद रखना है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा कराता है। तथा मानसून की जो उत्पत्ति होती है भारत में सबसे पहले इसी से होती है, मतलब दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा ही होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं, टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे। वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे, आप याद देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। तो पश्चिमी राज्य आपको सबसे पहले मिलेगा कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान के बाद आपको मिलेगा एमपी। एमपी के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड के बाद आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद मिलेगा आपको मिजोरम। और आपका
जो 8वां राज्य हो गया त्रिपुरा। तो टोटल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंबोडिया की राजधानी आपको मिलेगी नाम पेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो नाम पेन है यह कंबोडिया की राजधानी है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी को हम कहते हैं यंगून। क्या है? तो रंगून यहाँ पे होगा। तो म्यांमार की राजधानी रंगून है, म्यांमार हो जाएगा यहाँ पे। और हनोई किसकी राजधानी है? तो हनोई जो राजधानी है ये आपको मिलेगी वियतनाम की। किसकी? तो वियतनाम की जो राजधानी है यह हो जाएगी आपकी हनोई। तथा वियेनटियन किसकी राजधानी है? वियेनटियन। तो यह वियेनटियन जो राजधानी है यह लाओस की राजधानी। तो क्या है? तो लाओस की राजधानी को हम कहते हैं वियेनटियन। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से याद करते चलिएगा, इनका जवाब भी देते चलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। अगला प्रश्न है, एक करंट अफेयर्स के प्रश्न अब स्टार्ट होंगे। तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत कहाँ, मतलब किस राज्य में शुरू की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश की जो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत कहाँ पे शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जुलाई 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ जो सम्मान था यह किससे संबंधित था? तो अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के द्वारा जो जून जुलाई 2020 में संकल्प पर्व मनाया गया है यह संबंधित था वृक्षारोपण से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय यानी कि थीम था? तो आपको याद रखना है जो स्टैटिस्टिक्स डे है भारत में, यह जो सांख्यिकी दिवस है मनाया जाता है 29 जून के दिन प्रतिवर्ष। यह पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है, आप याद रखिएगा पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है 29 जून के दिन, यह मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस के रूप में। तथा इस वर्ष का यह थीम रखा गया था सतत विकास लक्ष्य। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री दिया गया आपको बताना है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनको पद्मश्री दिया गया 2020 में? तो इनका नाम है कंगना रनावत यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में कितने पद्म पुरस्कार मतलब कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए? तो टोटल जो पद्म विभूषण पुरस्कार थे इस बार दिए गए थे सात लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से जो 4 लोग थे उनको मरणोपरांत दिया गया और 3 लोग जीवित थे, इनको यह पुरस्कार दिया गया। अब इन 4 लोगों में मरणोपरांत जो दिया गया कौन कौन से थे? तो एक थे जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, उसके बाद अरुण जेटली हो गए दूसरे, इसके बाद आपको मिलेंगी, क्या नाम था इनका, सुषमा स्वराज हो गई, और उसके बाद उडुपी मठ जो है, ये 4 हैं जिनको दिया गया था मरणोपरांत। और बाकी के 3 लोग में से एक इम्पॉर्टेंट है अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये अनिरुद्ध जगन्नाथ पूर्व प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, इनको दिया गया यह पुरस्कार। इसके बाद जीवित लोगों में दिया गया मैरी कॉम को, और लास्ट है आपके छन्नू लाल मिश्र कला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, इनको दिया गया पद्म मतलब कौन सा विभूषण पुरस्कार। तो आपको याद रखना है 4 लोग को मरणोपरांत और 3 लोग को दिया गया जीवित। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पुलेला गोपीचंद यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी। अगला प्रश्न है, अजय वारियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्न में से किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास है यह किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। आज का लास्ट प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से कौन सा राज्य मनाता है? तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु यानी ऑप्शन सी जो है तमिलनाडु राज्य जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज थी 38वें नंबर की, उसको हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।